सुप्रभात बच्चों, आप सभी को पुनः स्वागत है पाठ 17 महादेव देसाई जी के जीवनी पाठ में। महादेव भाई की लिखाई का कोई मुकाबला नहीं था। गांधी जी इनको अपना उत्तराधिकारी मान चुके थे और ये जब से इनका मुलाकात गांधी जी के साथ होता है, ये हर पल हरदम गांधी जी के साथ ही बने रहते हैं। इनकी कई सारी रचनाओं के इन्होंने हिंदी में भी अनुवाद किए। आइए इससे आगे पढ़ते हैं। महादेव भाई की लिखाई का कोई मुकाबला नहीं था। उनके अक्षर मोती जैसे होते थे। वायसराय के नाम गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में ही जाया करते थे। वहां उनके सुंदर और शुद्ध लेख की प्रशंसा होती थी। गांधी जी का अक्षर सुंदर नहीं होता था और इंग्लैंड जाने से पहले तक उनका मानना था कि सुलेख का सुंदर होना पढ़ाई के लिए आवश्यक नहीं है। लेकिन जब गांधी जी इंग्लैंड से वापस लौटे तब उन्हें एहसास हुआ कि सुंदर लेख के बिना शिक्षा अधूरी है। अक्षर सुंदर होना बहुत आवश्यक होता है और सुंदर अक्षर होने के लिए बच्चा जब पढ़ना शुरू करे उसी समय से कोशिश करना चाहिए, तभी जाकर सुलेख सुंदर होता है। शिक्षा में सुलेख सुंदर न होना अधूरी शिक्षा का निशानी है। तब उन्होंने एहसास किया। इनके अक्षर सुंदर न होने के कारण वायसराय के नाम जो भी पत्र लिखते थे हमेशा महादेव देसाई ही लिखते थे। इनका अक्षर सुंदर मोती जैसे होता था और इनकी सुंदर और शुद्ध लेख की बड़ाई होती थी। यद्यपि वो शॉर्ट हैंड नहीं जानते थे। शॉर्ट हैंड जो व्यक्ति का सामान्य लेखन हो उससे तीव्र गति से लिखा जाना, तो महादेव देसाई जी तीव्र गति से लिखना तो नहीं जानते थे, पर गांधी जी के बातों तथा अन्य के उनके वार्तालाप को जेट की सी गति लिखते थे। वो अत्यधिक तीव्र गति से लिखना तो नहीं जानते थे, पर गांधी जी के बातों को वह तीव्र गति से लिख लेते थे। गांधी जी किसी भी पत्र या लेख को ओके करने से पहले महादेव भाई से अवश्य पढ़वाते थे। बड़े बड़े लेखक महादेव भाई के लिखे नोट को पढ़कर दांतों तले उंगली दबा लेते थे। कोई भी पत्र ओके करने से पहले गांधी जी महादेव भाई से पढ़वाते अवश्य थे। जब वह पढ़वा लेते थे तभी उन्हें संतुष्टि मिलती थी। सिर्फ गांधी जी ही नहीं बल्कि महादेव भाई के लिखे हुए पत्र को बड़े बड़े लेखक सुनकर अपने दांते तले उंगली दबा लेते थे, अर्थात वह आश्चर्यचकित रह जाते थे। गांधी जी की लगातार चलने वाली यात्राओं में वे सदैव शामिल रहते थे। हर स्टेशन पर दर्शनार्थियों की भीड़, सभाओं, मुलाकातों, बैठकों, बातचीत के बीच वे कब खाते, कब नहाते, कब सोते, इसका किसी को पता नहीं चल पाता था। गांधी जी की लगातार चलने वाली यात्राओं में महादेव भाई भी सदैव उनके साथ उपस्थित रहते थे। उनकी हर सभाओं में वह भी शामिल रहते थे।
उनके दर्शनार्थियों की भीड़ हमेशा लगा ही रहता था। वह हर सभाओं में, मुलाकातों में, बैठकों में, बातचीतों में वो कब खाते थे, कब नहाते थे, यह किसी को भी पता नहीं था। और वह कब सोते थे, इसका किसी को भी पता नहीं चल पाता था। अर्थात कहने का अर्थ है कि वह हमेशा कामों में ही तल्लीन रहते थे, खोए हुए रहते थे। उनको अपने निजी जीवन का कोई परवाह नहीं था। यहाँ तक कि नहाने, खाने और सोने का लिए भी उनका कोई निश्चित वक्त नहीं था। वे 1 घंटे में 4 घंटे का काम निपटा देते थे। गांधी जी 4 घंटे का काम 1 घंटे में ही खत्म कर देते थे। अपनी व्यस्तता के बावजूद भी सूत काटना नहीं भूलते थे। वह अत्यधिक व्यस्त रहते थे, इसके बावजूद भी वह चरखे चलाना नहीं भूलते थे, चरखे से सूत काटना नहीं भूलते थे। महादेव भाई का पूरा जीवन और उनके कामकाज गांधी जी के साथ ऐसे एक रूप हो गए थे कि उनको गांधी जी से अलग करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। महादेव देसाई जी पाठ के शीर्षक ही है महादेव देसाई एक शुक्र तारा। जैसे चंद्रमा के साथ शुक्र तारा हमेशा साथ साथ दिखाई देता है, पर उसमें जो रोशनी होती है वह क्षणिक समय के लिए होता है। तो गांधी जी के जीवन में वह आए तो, लेकिन उस शुक्र तारा की तरह वह प्रकाशमय रहे इनके साथ। और जब से इनकी मुलाकात गांधी जी के साथ हुआ, उस पल से वह अपने जीवन पर्यंत सदैव गांधी जी के साथ ही रहे और उनके साथ से वह कभी भी अलग नहीं हुए और अलग करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। महादेव भाई को प्रथम श्रेणी की शिष्टता, संस्कार युक्त भाषा और मनोहारी लेखन शैली ईश्वरीय देन के रूप में मिली थी। गांधी जी के अंदर जो शिष्टता की भाव कूट कूट कर भरा हुआ था, उनमें जो संस्कार था और भाषा शैली की मनोहारी अर्थात सुंदर लेखन शैली जो उनमें विद्यमान थी, उसे ईश्वरीय देन के रूप में माना जाता था। उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद किया, जो यंग इंडिया पत्र में छपता था, बाद में पुस्तक रूप में छपा। इन्होंने गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद किए, जो यंग इंडिया नामक पत्रिका में छपता था। बाद में सत्य के प्रयोग आत्मकथा एक पुस्तक के रूप में छपा। उनके जीवन के अंत की कहानी भी बड़ी मार्मिक है। महादेव देसाई जी का जीवन के अंतिम क्षणों की कहानी बहुत ही मार्मिक है, मन को छू जाने वाली है। सन 1934-35 की बात है। गांधी जी वर्धा आश्रम में रहने के बाद अचानक मग्नवाड़ी से चलकर गांव की सरहद के एक पेड़ के नीचे जा बैठे। गांधी जी वर्धा आश्रम में जब रह रहे थे तो अचानक उन्होंने मग्नवाड़ी से चलकर गांव की सरहद यानी गांव की सीमा के पास आकर एक पेड़ के नीचे हुआ, अपना आसन जमा लिए। धीरे धीरे वहां सेवाग्राम बन गया। महादेव भाई मग्नवाड़ी में ही रहे। वे वहीं से प्रतिदिन 11 मील पैदल
चलकर गांधी जी के पास पहुंचते थे। 1 मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। तो गांधी जी अब प्रतिदिन मंगनवाड़ी से ही 11 मील पैदल चलकर वह रोज उस गांव की सरहदी, उस गांव की सीमा पर गांधी जी के पास मिलने आते, जहां वह पेड़ के नीचे अपना आसन जमा रखे हैं। और फिर शाम को वह पैदल वापस भी चले आते हैं। सुबह हुआ 11 मील चलकर पैदल गांधी जी के पास आते और शाम होते होते वह फिर पैदल चलकर वापस भी मंगनवाड़ी चले जाते। इसका उनके स्वास्थ्य पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रतिदिन की इस दिनचर्या से महादेव भाई के स्वास्थ्य पर इसका उल्टा प्रभाव पड़ा। प्रतिकूल का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। तो उनको इस दिनचर्या से उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा, उल्टा प्रभाव पड़ा और उनकी अकाल मृत्यु हो गई। इसी बुरा प्रभाव के कारण, उल्टे प्रभाव के कारण उनकी मृत्यु अकाल हो गई, असमय हो गया, अर्थात समय से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत का घाव गांधी जी के दिल पर अंत तक बना रहा। इन दोनों के बीच अब एक ऐसा संबंध बन चुका था, इतनी गहरी संबंध बन चुका था कि इन दोनों को सिर्फ मृत्यु ही अलग कर सका, वरना जीवंत रहते हुए थे इन दोनों को अलग करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इतनी अच्छी और सुमधुर संबंध बन चुका था। तभी गांधी जी इनकी मौत को भुला नहीं पाए और इनकी मौत की सदमे, इनकी मौत की घाव गांधी जी के दिल पर अंतों अंत तक ताजा ही बना रहा। वे हमेशा यह पंक्ति दोहराते रहते थे, एरे जख्म जोगी नाही जोसे, का अर्थ है यह घाव कभी योग से भरेगा नहीं। महादेव भाई के जाने से गांधी जी को अधिक सदमा लगा, जिसके कारण वो हमेशा इस पंक्ति एरी जख्म जोगे नाही जैसे को बार बार दोहराते रहते थे। बच्चों, इस पाठ से आपको यह शिक्षा मिल रहा है, किसी भी काम के प्रति सर्वस्व समर्पण का, सेवा की भावना होनी चाहिए और कार्य में दक्षता होना चाहिए। शिष्टाचार, संस्कार युक्त भाषा के प्रयोग करने से इंसान स्वयं सामने वाले के दिल में अपना जगह बना लेते हैं। जैसे कि महादेव देसाई ने अपना जगह गांधी जी के दिल में बना लिए थे। बच्चों, मैं आशा करती हूँ यह पाठ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।